અંકલેશ્વર ગળખોલ પાટિયા ખાતે આજરોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ ચૂંટણી જનસભાને સંબોધન કર્યું હતું અને તેઓએ વિરોધી પાર્ટી કોંગ્રેસ તેમજ આપ ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનો પ્રચાર જોરશોરથી ચાલી રહ્યો છે। ભાજપ દ્વારા તેમના સ્ટાર પ્રચારકોને ચૂંટણી સભામાં પ્રચાર અર્થે ઉતારીને મતદારોને પોતાની તરફ આકર્ષવા માટે કમર કસી છે, જેના ભાગરૂપે આજરોજ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા અંકલેશ્વર ખાતે ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે આવી પહોંચ્યા હતા અને જનમેદનીને સંબોધન કર્યું હતું। આ પ્રસંગે તેઓએ ભાજપ સરકારના વિકાસ કાર્યોની પ્રશંસા કરી હતી, જ્યારે તાજેતરમાં રાહુલ ગાંધીએ વીર સાવરકર પર કરેલા નિવેદનની પણ તેઓએ નિંદા કરી હતી અને આ બાબતને તેઓએ દુઃખદ ગણાવી હતી। કોંગ્રેસ પર કટાક્ષ કરતા તેઓએ જણાવ્યું હતું કે પહેલા પોતાની પાર્ટી જોડી લો, પછી ભારત જોડજો। જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ પણ જપ્ત થઈ જશે તેવો વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો। વધુમાં જેપી નડ્ડાએ ઋષિમુનિ, સંત અને સમાજમાં પરિવર્તન લાવનાર ગુજરાતની ભૂમિને વિકાસની ગંગોત્રી ગણાવી હતી અને ગુજરાતે દેશને દિશા આપવા માટે અહમ ભૂમિકા ભજવી હોવાનું જણાવ્યું હતું। જ્યારે વધુમાં તેઓએ કોંગ્રેસે 70 વર્ષોમાં ભાઈને ભાઈ સાથે, સમાજને સમાજ સાથે તેમજ જાતિવાદને લડાવ્યો છે, જ્યારે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસને ચરિતાર્થ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કર્યો હતો। આ ચૂંટણી પ્રચારની જનસભા દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા આઈબી સિંઘ સહિત 300 જેટલા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ કોંગ્રેસને અલવિદા કહીને જેપી નડ્ડાના હસ્તે ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો। ચૂંટણી જનસભા દરમિયાન અંકલેશ્વર હાંસોટ વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર ઈશ્વરસિંહ પટેલ, ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા, શહેર પ્રમુખ નરેન્દ્રભાઈ પટેલ સહિત મોટી સંખ્યામાં ભાજપના હોદ્દેદારો તેમજ કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। 1 रुपया 100 रुपए भेजता हूँ, 85 पैसे पता नहीं किस हाथ में फंस जाते हैं, कौन उसको खा जाता है। आज 25 लाख करोड़ रुपए सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गरीबों के खातों में पहुंचा है। 25 लाख करोड़। अभी 31 मई को प्रधानमंत्री जी हमारे शिमला गए थे और शिमला का रिज मैदान है, सबसे ऊंचा मैदान, वहां उन्होंने भाषण दिया, किसान सम्मान निधि को रिलीज किया। शिमला के मैदान से उन्होंने एक बटन दबाया, 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 84 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गया 15 सेकंड के अंदर। यह है अन्य कारण। 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 50 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, और 50 करोड़ लोगों का मतलब होता है गांव गरीब के लोग, जो रेडी वाला, फेड़ी वाला है, बस ड्राइवर, बस क्लीनर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा वाला, ये गरीब लोग, ऐसे गरीब लोग, ऐसे 50 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। 5 लाख रुपए का। अगर 2020-21 में किसी का 5 लाख खर्च हो गया तो 2021-22 में फिर से उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। हर साल 5 लाख रुपए का, हमेशा 5 लाख हर साल मिलेगा, इसकी व्यवस्था की। और कितनी संख्या है? 50 करोड़। 50 करोड़ का मतलब है सारी अमेरिका की आबादी, सारी कनाडा की आबादी, मेक्सिको की आबादी, ये सब मिला ले तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। ये भी हमको याद है। और उसी में मुख्यमंत्री अमृतम योजना में 41 लाख परिवार बेनिफिशियरी जुड़े हैं। और आपके यहाँ पर अगर हम कहें तो गुजरात में 43 लाख फैमिली जुड़ी हैं, परिवार जुड़े हैं। और अंकलेश्वर में 9,428 परिवारों को ये फायदा मिल रहा है आयुष्मान भारत का। ये भी हमको ध्यान रखना। और इसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये गरीबों की चिंता हुई है। उसी तरीके से अगर हम आवास योजना की बात करें, मैं एमएलए था 93-94 में, तो मेरा बीडीओ, यहाँ पता नहीं इसको क्या बोलते हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ बोलते ना, वो आता था, बोलता था नड्डा जी आपको खुशखबरी सुनानी है। मुझे सुनाओ। बोला इंदिरा आवास योजना में 2 पंचायतों में आपको 1 घर मिला है, बताइए किसको दे। तो मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, आप ही रख लो, मेरे को नहीं चाहिए इंदिरा आवास योजना, किसको बांटूंगा? 1 अनार 100 बीमार, कैसे होगा? लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोई भी पक्के छत के बगैर 2024 के बाद
उसको उसके पहले उसको मिल जाएगा। और आज 3 करोड़ 60 लाख घर बन चुके हैं और 15 लाख घर गुजरात में बने हैं और 15,532 घर अंकलेश्वर में बने हैं। ये भी हमको ध्यान रखना। यह है हमारा काम करने का रिकॉर्ड। एक तरफ हमको बोलते हैं 2 पंचायतों में 1 घर ले लो और यहाँ हजारों में, लाखों में, करोड़ों में घर बन रहे। ये परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है, इसको भी हमको समझना होगा। और उसी तरीके से मुख्यमंत्री गृह योजना में 46,656 मकान पूरे हो चुके हैं। यह भी हमको ध्यान रखना। मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता की बात लाल किले के प्राचीर से की थी तो लोग हंसे थे। हमारे कांग्रेसी भाइयों ने मजाक बनाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले के प्राचीर से करता है। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं था कि देश कहां है खड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 साल के अंदर इस कार्यक्रम के तहत 12 करोड़ हमारे इज्जत घर बनाए। 12 करोड़, इसका मतलब 12 करोड़ परिवार शौच के लिए खेतों में जाया करते थे, बाहर जाया करते थे। क्या महिला सशक्तिकरण हुआ था। लेकिन आज 12 करोड़ लोगों को घर में शौच देने की व्यवस्था मोदी जी ने की है और एक तरीके से महिलाओं को इज्जत घर दे करके महिलाओं की, बच्चों की इज्जत का ख्याल रखा गया है, उसका सशक्तिकरण हुआ है। वो भी हमको याद रखना है। और उसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि 12 करोड़ नहीं, 11 करोड़ और 11 करोड़ में 41,60,000 जो टॉयलेट्स हैं वो गुजरात में बने हैं और अंकलेश्वर में 2,12,653 टॉयलेट्स बने हैं। ये हमारा यहाँ का रिकॉर्ड अंकलेश्वर। उसी तरीके से आप सब लोगों को याद होगा, पानी के लिए आप सब लोग टैंकर का इंतजार करते थे गर्मियों में पानी के लिए। आजकल हर घर नल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? हर घर जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? ये 100% पानी का पहुंचाना, इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या हो सकता है। महिलाएं घंटों इंतजार करती थी पानी के लिए, घंटों। मुझे याद है हमारे घर में सवेरे 7 बजे हल्ला होने लगता था, पानी आएगा, पानी आएगा, पानी आएगा। 7 बजे साहब उठो 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 उठो। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं हमने कोई मोर्चे पर जाना है देश की लड़ाई लड़ने के लिए। और 9 बजता था तो सारे जब बर्तन भर जाते थे तो लगता था हाँ युद्ध जीत लिया, पानी आ गया। आज हर घर 24 घंटा सप्लाई, ये फर्क आया है। आप बताइए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय क्या डिमांड थी? उस समय डिमांड थी कि जब न्यूज आए तो कम से कम बत्ती आ जाए, न्यूज तो सुन लें। जब भोजन करें तो कम से कम बत्ती आ जाए, तो कम से कम भोजन तो कर सकेंगे। ये डिमांड होती थी कि नहीं होती थी? ये होती थी कि नहीं 2002 में? और 2022 में जब हम बात करते हैं तो हम भूल चुके हैं, हमको याद ही नहीं है कि बिजली कभी जाती भी है। पहले याद नहीं आती थी कि बिजली कभी आती भी है, आज जाती भी है। हमारे बच्चों को उठा कर देखिए, बच्चे से पूछिए, वो कर्फ्यू नाम की चीज नहीं जानता। अखबार खोलता है तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। 20 साल से ज्यादा हो गए, एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसने पैदा की? और इसके पहले जितने लोग हैं 365 दिन में 265 दिन तो कर्फ्यू लगा होता था कहीं ना कहीं। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? तो जब आज से आपने सही उंगली पे सही दबाने लगे तो सही नतीजे आने लगे, और जब गलत में दबता था तो गलती होती थी। ये फर्क हमको समझना होगा और इसको हमको ध्यान में रख करके अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो ऊपर नरेंद्र भाई जी का आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है, और नीचे भूपेंद्र भाई पूरी ताकत से काम में जुटे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार को हमको आगे बढ़ाने के लिए जो भी अपना योगदान हो सकता है वो योगदान जरूर करने की कोशिश करें, ऐसा मैं जरूर निवेदन करूंगा। एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2002 में 21 विश्वविद्यालय थे, आज 103 विश्वविद्यालय गुजरात में हैं। 2002 में 775 हमारे कॉलेज थे, आज 3117 कॉलेज हैं।
2002 में 26 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 133 इंजीनियरिंग कॉलेज। 2002 में 31 पॉलिटेक्निक थे, आज 144 पॉलिटेक्निक कॉलेज। ये है अंतर जिसको हम समझना हो। अहमदाबाद दुनिया में फार्मा का हब बन गया है। और जब मैं फार्मा का हब बोल रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद वो जामसर जगह है, जम्बूसर, जहां बल्क ड्रग पार्क आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। याद रखना, मैं अपने सामने बोल के जा रहा हूं, ये बल्क ड्रग पार्क ही नहीं है, ये भरूच को दुनिया में, दवाई की दुनिया में नक्शे में खड़ा करेगा। ये आपको याद रखना। 2,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे, कम से कम इन्वेस्टमेंट इसमें 30 से 50,000 करोड़ रुपए की होगी और कम से कम यहाँ 3 से 4 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। ये परिस्थिति आप और ये दुनिया के नक्शे में, और ये सिर्फ 2-3 मिले हैं, जिसमें से एक गुजरात के पास बल्क ड्रग पार्क आपको मिल रहा है। ये भरूच की दुनिया बदल देगा। और आज अहमदाबाद फार्मा में हब बन चुका है और उसी तरीके से राजकोट मशीन के टूल्स का हब बन चुका है। मोरवी जो है वो सिरेमिक का हब बन चुका है। उसी तरीके से वापी केमिकल्स का हब बन चुका है। उसी तरीके से सानंद जो है वो ऑटो का हब बन चुका है और भावनगर शिप के डिसमेंटल करने का उसका हब बन चुका है। मित्रों, आने वाले समय में आप भी फार्मा का हब बनेंगे और दुनिया के नक्शे में खड़े होंगे, इसको हमको याद रखना। इसलिए मित्रों, अगर हम विकास की कहानी आपके सामने रख रहे हैं तो इसलिए रख रहे हैं कि हमको ध्यान में आना चाहिए कि जब सही पार्टी आती है, जब सही नेता आते हैं तो देश आगे बढ़ता है, प्रदेश आगे बढ़ता है। जब गलत लोग आ जाते हैं तो वही रुक जाता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा आजकल राहुल गांधी तोड़ने निकले हैं कि जोड़ने निकले। भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ आप लोग भूल जाते हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं। दिल्ली में जेएनयू में नारे लगे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। लगे थे कि नहीं लगे थे? लगे थे कि नहीं लगे थे? ये अफजल कौन है? ये अफजल वो है जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। भारत के पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। और कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी सुनाई थी। कातिल कौन हो गया? प्रणब मुखर्जी, भारत का राष्ट्रपति, जिसने उस जजमेंट को अपहेल्ड किया था। और हमारे राहुल जी दूसरे दिन जेएनयू में चले गए। मत घबराओ, कंधे से कंधा मिला के हम तुम्हारे साथ हैं। वहां क्या नारे लगे? भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, ये आजकल जोड़ने निकले। कल जो उन्होंने वीर सावरकर पर बयान दिया है, वीर सावरकर जिसका नाम किस आगे वीर लगा है, जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे राष्ट्र पुरुष रहे, उनके बारे में इस तरीके का बयान देना, ये बताता है कि वो भारत को जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए। और मैं तो उनको कहता हूं, आप पहले पार्टी जोड़ लो, फिर उसके बाद देश जोड़ना। एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, हर एक जगह जाके बैनर पोस्टर, बैनर पोस्टर, बैनर पोस्टर। उत्तर प्रदेश लड़ने गए थे, 350 सीटों पर लड़े थे, 349 सीटों पर जमानत जब्त कराई थी, 349। उत्तराखंड लड़ने गए, 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, 59 में 65 सीटों पर जमानत जब्त कराई। और उनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आप पार्टी का, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में है और हमारा प्रचार कर रहे हैं। मैं गोवा गया, एयरपोर्ट पर उतरा, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। पैसे से बैनर लगा लो जितना लगाना है। मैंने कहा इनका क्या हाल होगा? बोला आगे आगे देखो होता है क्या। 40 सीटों में 39 सीटों पर चुनाव लड़े, 35 पर जमानत जब्त हुई, 35 पर जमानत। हमारे हिमाचल में लड़ने आए हैं, 67 सीटों पर लड़े। मेरी बात को नोट कर लेना, 67 की 67 सीटों पे जमानत जब्त होगी, ये परिस्थिति है। लेकिन जब देखो अपना बैनर लगा करके, ये बैनर बेस्ड पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी।
हम विचारों से लड़ते हैं, हम क्या करके सहारे लड़ते। इसलिए इन सब का जो हस्र होना है वो तो होना ही। लेकिन मित्रों, हम अपनी यात्रा पर निकल चले, हम भाग्यशाली हैं, हमको मोदी जी जैसा नेता मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है। गुजरात विकास की गंगोत्री है, गुजरात मॉडल विकास का मॉडल कहा जाता है। उस जगह से हम आते हैं, इसलिए हमारा फर्ज बन जाता है कि हम अपनी जिम्मेवारी को निभाएं और 1 तारीख को कमल के निशान पर वोट दें। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, कोई भी अच्छा पौधा हो, अच्छे फल देता हो, मिट्टी को अपना हक अदा करना पड़ता है, तभी पौधा अच्छा होता है, ये याद रखें। और इसलिए 1 तारीख को मिट्टी को अपना हक अदा करना पड़ेगा। अंकलेश्वर की और भरूच के 5 की 5 सीटों पर अपना हक अदा करना पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी बात शांति से सुन रहे हैं, तो मेरे इतना तो समझ में आ ही रहा है कि 1 तारीख को आपका वोट तो कमल को मिलने वाला है, ये तो पक्का है। लेकिन मैं आपके वोट के साथ साथ आपके पड़ोसी का वोट चाहता हूँ, आपके रिश्तेदारों का वोट चाहता हूँ, आपके गांव मोहल्ले का वोट चाहता हूँ, आपके अगल बगल रहने वाले लोगों का वोट चाहता हूँ। इसलिए 1 तारीख तक आप बैठिए मत, अपना मिट्टी अपना हक अदा करें, अच्छे पौधे को सींचिए, पानी दीजिए, अच्छा पौधा पाइए, अगले 5 साल फल का आप सदुपयोग भी कीजिए और उसका आप लाभ भी उठाइए। यही मैं आपको कहने आया हूँ। आपने बात मेरी बहुत शांति से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात। पूरे विश्व में भारत की छवि को सिरमौर में रखने वाले माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने गुजरात में अपने आशीर्वाद से फिर से एक बार विकास यात्रा को बरकरार रखने का प्रण लिया है और इस यात्रा को आगे बढ़ाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई साहब को समर्थन करके गुजरात में फिर से लोकतंत्र में जन की भूमिका प्रस्थापित करनी है। आज इस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का स्वागत और सम्मान करते हुए गुजरात में फिर से मैं उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, भारतीय माननीय वડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે વર્ષ 2001થી આ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પદે વિરાજમાન થયા ત્યારથી ગુજરાતના વિકાસની વર્થંભી આગેકૂચનો પ્રારંભ થયો। રાજ્યમાં રોડ, રસ્તા, સરકારી ઇમારતોના બાંધકામો, પુલો, સિંચાઈની સગવડ, પ્રજા કલ્યાણના કાર્યો અવિરતપણે ચાલતા રહ્યા ત્યારે સમગ્ર રાજ્યની સાથે સાથે ભરૂચ જિલ્લાએ પણ સુશાસનના ફળ ચાખ્યા છે। જિલ્લાના દરેક તાલુકા મથકોએ જન સુવિધાઓ માટે વિશેષ સગવડો ઊભી થઈ છે। અંકલેશ્વર હાંસોદના વિધાનસભાની વાત કરીએ તો આ વિસ્તારમાં પ્રજા કલ્યાણના અનેકવિધ કાર્યોથી વિકાસ ગાથા આપણે વર્ણવી શકીએ એમ છે। મિત્રો, શિક્ષણ ક્ષેત્રે, આરોગ્ય ક્ષેત્રે, ઉર્જા ક્ષેત્રે અને આપણે જોઈએ છે કે અહીંયા આપણી સામે જે વર્ષોથી આપણને અહીંયા રેલવે ફાટકની લઈને આપણે અડધો પોણો કલાક સુધી આપણે રાહ જોવી પડતી હતી, એ જગ્યાએ પણ 125 કરોડના ખર્ચે આ રેલવે ઓવરબ્રિજ બની રહ્યો છે।